इसको काम थोड़ी कहते हैं, ये मेहनत मजूरी थोड़ी है, ये तो सीखना, ये तो कला है, ये तो होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। यदि ये नारी को यदि ये नहीं आई तो नारी अधूरी है। पुरुष का फिर भी चल सकता है, क्योंकि वो अपने तरीके से कैसा भी कर ले, पुरुष भी सीखे तो कोई हानि नहीं है। ये तो स्वाश्रित रहने के लिए कोई भी सीख सकता है, कोई भी बना सकता है। पुरुष मान लीजिए ना भी कर पाए तो उसका काम चल जाएगा, पर महिला और नारी यदि बनाने में दक्ष नहीं हो पाती है, चौका तैयार नहीं कर पाती है, तो उसका तो पूरा जीवन अधूरा ही माना जाएगा। और आज की बालिकाएं धार्मिक भावना जिनमें घरों में है, प्रभावना है, मुनि संघों का आना जाना, उनकी बात छोड़ दो, और आधुनिकता में पड़े रहने वाले बच्चों में कुछ नहीं है। एक जगह हमारा आहार हुआ एक परिवार में, रविवार का दिन था, सभी ने दिया, स्कूली कॉलेज के बच्चे भी थे, उनने भी दिया। आहार के बाद जब हम वापस आने लगे तो वो पढ़ी लिखी एक लड़की थी, तो बड़े हाव भाव से हाथ जोड़ के, महाराज जी खाना कैसा बना? हमने कहा ये जो डिग्रियां ली हैं ना उसी स्टाइल में आहार कैसा हुआ पूछती तो थोड़ा ठीक, खाना कैसा बना? अब क्या उसको बताएं? तुरंत ही हमने उसको पूछ लिया, तुमने बनाया है क्या? तो फिर हम कुछ बताएं, तुमने बनाया है क्या? चुप रह गई। हमने उनके माता पिता की तरफ देखा, वो भी चुप रह गए। क्यों? तुमने चौके में कुछ काम नहीं किया? हंसने लगी, बोले नहीं महाराज जी, हम तो 16 बदल के देने के लिए आए। उनको पूछा, इसको कभी तुम चौके में कुछ कराते हो क्या? महाराज जी अभी तो पढ़ रही है। ये क्या कहती? कॉलेज में पहुंच गई, पढ़ रही है, तो बुढ़ापे में सीखेगी क्या? पढ़ रही है अभी, तो पढ़ते समय बनाना खाना नहीं सीखते क्या? तो हमने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। तो वो चुप रह गए। हमने कहा देखो, तुम्हारे को भी बनाना आना चाहिए। उन्होंने कुछ और पूछा, तो हमने कहा कि तुम कोई दूसरा नियम लो या ना लो, तुम एक नियम ले लो कि प्रति सप्ताह छुट्टी के दिन रसोई घर में जाके कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो उसकी मम्मी कहने लगी, महाराज जी ये नियम दे दोगे तो इसकी शिकायतें भी कम हो जाएंगी चौके की। कितना ही कुछ बनाओ, ये शिकायत ही करते रहते बच्चे। उसको प्रति सप्ताह छुट्टी के दिन नियम दिया कि आप 2 रोटी बनाओ, 1 सब्जी बनाओ और अपना बनाया हुआ स्वयं खाना शुरू करो। कहीं से शुरू करो। पढ़ते पढ़ते इन सब चीजों में दक्ष हो जाना भी आत्मनिर्भर हो जाना है। इन क्रियाओं से बच्चे दूर होते जा रहे, माता पिता की मानसिकता बदलती जा रही। भरे पूरे परिवार में देने में उनको लगता है कि बच्ची परेशान होगी। अरे परेशान तो होगी, लेकिन भरे पूरे परिवार में रहने में सुख में सुखी भी रहेगी और दुख में संभालने वाले भी रहेंगे। दूर विदेशों में चले जाते हैं, अपने देश के दूर प्रदेशों में चले जाते हैं, परेशानी में कौन कहाँ कितना साथ दे पाता। और जब माँ अपनी बेटी को ही छोटे परिवार में भेजने की भावना रख रही है, पूछताछ शुरू हो गई, कौन कौन है परिवार में? तो अब बताया कि ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, फिर भी कौन कौन है? तो कहने लगे, बताया लड़के के पक्ष से कि माता पिता हैं और हम 2 भाई हैं। ज्वाइंट फैमिली है। वो क्या कहती हैं? ज्वाइंट फैमिली है। अरे माता पिता और बच्चों का साथ रहना ज्वाइंट फैमिली मानी जाती क्या? माता पिता और बच्चे साथ रहे तो ये ज्वाइंट फैमिली होती क्या? अरे भैया भैया के परिवार मिलकर के रहें,
काका बाबा मिल करके रहें तो ज्वाइंट परिवार है, संयुक्त परिवार है। अब बच्चा और माता पिता, अब माता पिता और बच्चा है तो उसको कहते ज्वाइंट फैमिली है, हम इनको नहीं देते, मतलब लड़का अकेला ही हो तो सबसे अच्छा। ये सोच बन गया फिर तो। जब तुम अपनी बेटी को देने में ये सोच रखती हो कि बेटा लड़का अकेला हो, सर्विस वाला हो तो अच्छा है, तो तुम्हारे घर में भी जो लड़का बैठा हुआ है उसे भी यदि तुम्हें चाहिए है लड़की, तो बाकी परिवार भी तुम्हारे प्रति भी ऐसे ही सोचेंगे कि जब तुम खिसकोगे तभी तुम्हारे लड़के को हम क्यों? क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ भी होगा। ऐसा नहीं, ठीक है अनुकूलताएं देखो, पर बच्ची को जरा भी तकलीफ ना हो, जरा भी काम ना करना पड़े, नहीं, वहां जाकर के भी काम करो और हमारे पास भी करना सीखो, तभी आप बच्चों का हित कर सकते हो। अन्यथा लाड़ प्यार में आप बच्चों का अहित कर रहे हो। उम्र प्राप्त बच्चों को यदि हमने जवाबदार नहीं बनाया, उम्र प्राप्त बच्चों को यदि हमने उनके कार्यों में तैयार नहीं किया, तो उम्र बीतने के बाद फिर होता नहीं, फिर आदत वैसी पड़ जाती हैं, फिर बुराइयां बढ़ने लगती हैं, घर की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए प्रारंभ से ही बच्चों को दक्ष करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही परिवार संयुक्त रह पाएंगे। और जब संयुक्त परिवार में रहने की हमारी विचारधारा बनेगी, तो फिर हम अपने निकट के परिवारों को और कुटुंब को, और कुटुंब से आगे बढ़ कर के समाज को, और समाज से आगे बढ़ कर के वसुधैव कुटुंबकम को जीवन में उतारने का भाव करेंगे। सूत्र छोटा है, लेकिन इसे जीवन में स्थान देना बहुत बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। तो आज की स्थिति में गुरुवर आचार्य श्री की दृष्टि ने जो परखा है, पकड़ा है, कह रहे हैं कि पुराने समय में तो वसुधैव कुटुंबकम की बातें चरितार्थ होती थीं, आज तो देखने को नहीं मिलती हैं। छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे परिवार और छोटे छोटे परिवार, इतने कम, और मानसिकता अलग अलग रहने की, दूर दूर रहने की जो है, ये सब स्वार्थ का कार्य है। संदेश इन पंक्तियों में गुरुवर यही दे रहे हैं। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इसी विषय को माँ। सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में कहती है कि सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा। कलयुग की सही पहचान है जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग उसे तू मान, सतयुग तू उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। बुरा भी बुरा सा, बुरा क्या कहलाता है? शक्कर को साफ सुथरा करके, गला करके, और फिर जो कण कण निकालते हैं, सुखा करके निकालते हैं, तो शक्कर का वो दूसरा रूप जो जरा शुद्धता को लेकर के है, वो रूप बुरा कहलाता है। और यह बुरा हर कोई जल्दी नहीं समझता है। जैन परंपरा में जो लोग ढले होते हैं, चौका आदि से जो जुड़े होते हैं, वह शक्कर से बनाए गए बूरे को जानते हैं। गुरुवर ने उसी शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? कलयुग की सही पहचान है जिसे खराबी अखरा है सदा। खरी खरी बात, सही सही बात अखर गई, तकलीफदायक हो गई, कलयुग है।
कलयुग क्या है? जिसे खराबी अखरा है सदा, और सतयुग उसे तू मान जिसमें बुरा भी बुरा सा लगा है। किसी ने कुछ कड़वा भी कह दिया तो उसको चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आप समझ लो सतयुग की विचारधारा में जी रहा है। पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली की, विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। सो माँ कहती है समझने का प्रयास करो बेटा, सतयुग हो या कलयुग बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह, सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है, और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। ये एक तरह से सतयुग और कलयुग का अंतर विचारधारा को लेकर के बता दिया। सतयुग उसे मानो जिसमें सत की खोज की दृष्टि है, कलयुग उसे मानो जो असत की खोज में लगी हुई है, विषयों में आपाद कंठ डूबी है। इस तरह से ये संदर्भ मूक माटी का आगे बढ़ रहा है। कली काल समान है अदय निलय रहा, अति क्रूर होता है, और सत कलिका लता समान है अतिशय सदय रहा है, मृदु पूर होता है। और इन दोनों की तुलना करते हुए गुरुवर अपने काव्य में लिख रहे हैं, एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त सौ है, एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। 100 में आग लगाना होगा, 100 में आग लगाना होगा, और शिव में राग जगाना होगा। यही उद्देश्य है। सार तत्व को पाने के लिए असार से आपको दूर होना पड़ेगा और सार को प्राप्त करना होगा। 100 असार है। शिव आत्म तत्व का प्रतीक है जो सारभूत तत्व है। एक में जीवन दिखता है, एक में जीवन समाप्त होता सा दिखता है, और इस तरह से यह संदर्भ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पहला खंड चल रहा है। पहले खंड के संदर्भों में जो भी प्रसंग बने हैं उनमें जीव दया के संदेश हैं, अहिंसा के संदेश हैं, और भले ही पात्रों में चाहे कुंभकार हो, चाहे माटी हो, चाहे धरती की वार्ता हो, हर वार्ता में एक संदेश छुपा है जो एक उद्देश्य होता है लेखक का। संत कवि गुरुवर आचर्षि ने अपने जिस उद्देश्य को लेकर के मूक माटी लिखी है, पद पद में वो संदेश समाहित हैं, और इन्हीं संदेशों के साथ मूक माटी आगे बढ़ रही है। वह मछली भी बार बार माटी से यही निवेदन करती है कि माँ ऐसा रास्ता बताओ कि मेरा जीवन बेजोड़ बन जाए, बस अब और कुछ अपेक्षा नहीं है। जल में जन्म लेकर भी जलती रही यह मछली, जल से जलचर जंतुओं से जड़ में शीतलता कहाँ माँ, चंद पलों में इन चरणों में जो पाई मैंने, आपके पास आकर के जो शीतलता पाई है वह जल में मुझे आज तक नहीं मिली, और आगे भी मिलने की संभावना नहीं। मलयाचल का चंदन और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई उछली सी कहीं, मेरी स्पर्शा पर आज हर्षा की वर्षा की है तेरी शीतलता ने। माँ शीतलता हो तुम साक्षात शिवायनी, ऐसा निवेदन मछली माटी से कर रही है कि जो शीतलता आपके चरणों में यहाँ आने पर मिली है वो मुझे जल में रहने पर जली जंतुओं के साथ भी कभी आज तक नहीं मिली है। मेरा उद्धार हो, ऐसी भावना माटी के पास मछली भाती है। फिर आगे क्या होता है आपको कल सुनने के लिए मिलेगा।
समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। पर आचार्य श्री पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि के पद पर आसीन हैं। धर्म की वेदिका पर विराजमान रहते हुए गुरुवर ने आत्म साधना तो की ही है, संघ का संवर्धन भी किया है। समाज को संस्कारित भी किया है, क्षेत्रों का संरक्षण किया है और साहित्य का सृजन भी किया है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी गुरुवर आचार्य श्री अंतर्मुखी भी हैं और बहिर्मुखी भी हैं। जब वह आत्म साधना में निमग्न रहते हैं तो अंतर्मुखी दिखते हैं, और जब करुणा भावना से ओतप्रोत होकर जन कल्याण की भावना रखते हैं, संघ के प्रति हित की भावना रखते हैं, जिन शासन और धर्म की प्रभावना का भाव रखते हैं और सम्यक रीति से समितियों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रवचन देशना मार्गदर्शन से जो सबका भला करते हैं, तो गुरुवर का व्यक्तित्व बहिर्मुखी भी दिखाई देता है। जिनेंद्र भगवान की देशना में स्वपर कल्याण का सूत्र आया हुआ है। स्वपर कल्याण का मतलब ये है कि अपने कल्याण को तो हम करें ही करें, अपने कल्याण करने के साथ साथ यदि दूसरों का भी भला होता है तो उनका भी कल्याण होना चाहिए।